तो भाई चुनाव खत्म हुए हफ्तों यहां पर हो चुके, लेकिन ईवीएम का भूत अभी तक मंडरा रहा है। काफी भूतिया है या फिर कुछ और ही है ये ईवीएम शायद। आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में इस टाइम पर इलॉन मस्क ने छलांग मार दी है और इलॉन मस्क ने एक ट्वीट करके बकायदा क्रिटिसाइज वगैरह नहीं किया, ये बोला है कि ईवीएम्स को एलिमिनेट कर दो। इसके बाद से जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो 6-6 फुट की छलांग मार रहे हैं ट्विटर के ऊपर। यस, ट्विटर के ऊपर ही 6 फुट की छलांग मारी जा रही है। अपने स्क्रीन पर इस ट्वीट को देखिए। इलॉन मस्क कहते हैं कि वी शुड एलिमिनेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, द रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड बाय ह्यूमंस और एआई व्हाइल स्मॉल इज स्टिल टू हाई। और एक्चुअली इस बात में कुछ भी गलत नहीं है जो इलॉन मस्क यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में यार ईवीएम जो है एक मशीन है और मशीन को हैक किया जा सकता है। ये हमने टाइम टू टाइम देखा है और हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से अलग अलग बटन्स दबाने पर भी वोट जो है कई बार कमल को चला जाता है। तो ये साफ साफ पता चलता है कि ईवीएम जो है एक बहुत बड़ा स्कैम है। अब इस स्कैम से बचना है तो सिंपल सी बात है, ईवीएम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आदिवासी हेयर ऑयल स्कैम से बचना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर दे रखा है, वहां से जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल मंगवाओ और अपने बालों को बचाओ। आगे बढ़ के आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार भक्तों ने किस तरीके से ट्विटर पे छलांगे मारने का काम किया। एक है कोई राजीव दीक्षित, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इनका सच में नाम है कोई राजीव दीक्षित। जयपुर डायलॉग्स के ये ओनर हैं। ये लिखते हैं, हेलो इलॉन मस्क, टेक अप $1 million चैलेंज फ्रॉम अस टू हैक इन इंडियन ईवीएम। इफ यू हैक इट सक्सेसफुली आई विल गिव यू $1 million, इफ यू फेल यू पे। ओके, अबे ओके के बच्चे, सबसे पहले तो ये बता कि $1 million तेरे पास आ कहां से रहे हैं, क्योंकि यार यूट्यूब चैनल तो तुम्हारा चलता है नहीं, वेबसाइट तुम्हारी अपने लोग नहीं पूछ रहे, यहाँ पर $1 million कहां से आ रहे हैं तुम्हारे पास। दूसरी चीज, चल तेरे पास मान लिया $1 million हैं भी, अगर इलॉन मस्क हार जाता है तो उसको $1 million पे करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तू हार गया तो $1 million पे करने के बाद तेरी क्या हालत होगी ये भी बता दे। इसके अलावा फायर ब्रिगेड वाले भैया अभी एंड न्यू, उनको भी दिखाना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि इलॉन मस्क को लगा कि इलेक्शंस के बाद ट्विटर पे एंगेजमेंट काफी डाउन हो गया, इसलिए उन्होंने ईवीएम के ऊपर ये ट्वीट करके पूरा ड्रामा क्रिएट किया है। यार कैसे कैसे लोग हैं, अरे वो इलॉन मस्क है, कोई यूट्यूब चैनल या फिर कोई ट्विटर अकाउंट नहीं चलाता सिर्फ बैठ के। अब यहां तक तो सिर्फ ये था कि गोदी यूट्यूबर्स ही इन्वॉल्व थे, लेकिन इसके बाद बीजेपी के लीडर्स भी इलॉन मस्क के साथ यहां पर तू मैमे में लग गए। राजीव चंद्रशेखर रिसेंटली हारे हैं शशि थरूर से, बातें कर रहे थे कि केरला पूरा जीत के ले जाएंगे। केरला ने इनको ही स्वाद चखा दिया। अपने स्क्रीन पर देखिए, इन्होंने ये कहा कि भाई पूरी तरीके से तुम गलत हो, ऐसा कुछ नहीं, फलाना नहीं, ढिमकाना नहीं। लेकिन इनको रिप्लाई करके इलॉन मस्क क्या करता है, इनकी फिर से बेइज्जती। एनीथिंग कैन बी हैक्ड, मतलब इंटरनेशनल डंका बजा दो भैया यहाँ पर। और भाई साहब इसके बाद भी नहीं मानते, उसके बाद एक और ट्वीट करते हैं इलॉन मस्क के साथ यहाँ पर बहसबाजी करने के लिए। अच्छा हुआ अभी ये न्यू ने ये ट्वीट शायद नहीं देखा, नहीं तो वो ये कहते कि यहाँ पर राजीव चंद्रशेखर भी ट्विटर का एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं इलेक्शंस के बाद। वैसे तो यार इलॉन मस्क मुझे पूरी तरीके से फुकेड़ी बंदा लगता है, लेकिन उसकी इस बात में थोड़ा बहुत मुझे दम इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके साथ ही एक और न्यूज सामने निकल कर आई है। मुंबई मिरर के इस आर्टिकल को जरा अपनी स्क्रीन पे देखिए। वाइकर स्किन हैड फोन दैट अनलॉक्स ईवीएम, मतलब मुंबई नॉर्थ वेस्ट के जो शिवसेना के एमपी हैं जो जीतकर अभी आए हैं, उनके एक क्लोज एड के पास, उनके रिश्तेदार के पास एक ऐसा फोन था जो ईवीएम अनलॉक कर देता था एक ओटीपी से। ऐसा मुंबई मिरर की इस हेडलाइन ने कहा है। हालांकि थोड़ी देर बाद ये पता चला कि ये हेडलाइन थोड़ी सी ज्यादा मिसलीडिंग है और यहाँ ईवीएम्स के बारे में नहीं बात हो रही, यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के बारे में। और इससे भी बड़ा यहाँ पर सवाल निकल कर ये खड़ा होता है कि ये जो सीट है ये शिवसेना सिर्फ 48 वोट से जीती है। सोचो 48 वोट से जीती है, ओटीपी यहाँ पर आ रहे थे, मतलब क्या ही चल रहा है। अब रिटर्निंग ऑफिसर ने सारी चीजों से इनकार कर दिया कि भैया ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, वही पुरानी घिसी पिटी बातें। लेकिन 48 वोट से जो जीत है यहाँ पर बहुत छोटे से मार्जिन से, उससे अपने आप बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। और ये भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, मतलब फोन में ओटीपी यहाँ पर आ रहा है, उससे सब कुछ अनलॉक किया जा रहा है। कल को आने वाले टाइम में कहीं ऐसा ना हो कि पापा को फोन करके ओटीपी मांग रहे हैं ईवीएम को अनलॉक करने के लिए। वैसे तो पापा भी यहाँ पर हैं ही और ओटीपी भी है और ईवीएम भी है ही। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक और ट्रेंडिंग न्यूज आपको दिखाना चाहता हूँ। अश्विनी वैष्णव तो बिजी रहते हैं बहुत ज्यादा। यस, वो एडिटिंग करने में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। फाइनल कट प्रो से लेकर एडोब प्रीमियर प्रो सब कुछ उनके हाथ पे पूरी तरीके से सेट हो चुका है, लेकिन रेलवेज उनके हाथ पे सेट नहीं है, इसीलिए हर आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कल ये न्यूज सामने निकल कर आई बहुत दुखद, जहां पर पता चला कि जलपाईगुड़ी में एक एक्सीडेंट हुआ है। एक जो मालगाड़ी है वो पैसेंजर ट्रेन के अंदर घुस गई एंड इसके बावजूद भी हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, वो क्या कर रहे थे, आपकी स्क्रीन पर ये फोटो ऑफ करा रहे थे। यस, इन्होंने पूरा पीआर स्टंट प्लान किया अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इमेज को बचाने के लिए, जिसमें बाइक पे बैठ करके जो साइट है वहां तक पहुंचे हैं। मतलब जिस जगह पर ये हेलीकॉप्टर से शायद पहुंच सकते थे या फिर किसी और तरीके से भी पहुंच सकते थे, वहां पर ये बाइक पे बैठकर पहुंचे और बकायदा इसका फोटो शूट कराया गया। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी सबसे पहले अपने मंत्रियों को
फोटो शूट करवाने की ट्रेनिंग देते हैं। इनफैक्ट इनका एक और वीडियो इस टाइम पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पर ये सुरक्षा कवच के बारे में बात कर रहे हैं। बातें सुनो जरा इन भाई साहब की कितनी बड़ी बड़ी थी। कहां है वो सुरक्षा कवच? तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। हाँ, यहाँ पर देख लिया कैसे सुरक्षा कवच तुम्हारा काम कर रहा है, कैसे स्पीड कम हो रही है, कैसे ऑटोमेटिकली ब्रेक लग रही है। अश्विनी वैष्णव जी से बोलना चाहूंगा कि वो इंडिया के रेलवे मिनिस्टर हैं, मर्सिडीज के इंजीनियर नहीं है, तो उस तरीके से बिहेव करना भी बंद कर दें। अब जरा आप सोचो एक बार कि जब ये सब चीजें चल रही हैं, ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है और एक नहीं कई बार यहां पर हो चुका है रिसेंटली, उस टाइम पर मोदी जी बड़े सीरियस बात कर रहे होंगे, शायद कुछ शोक की बातें कर रहे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है घंटा। मोदी जी यहां पर बात कर रहे हैं भद्रासन के बारे में और अपनी छपड़ी एनिमेशंस को अभी भी शेयर करने पर तुले हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी, ये फिर से एक छपड़ी एनिमेशन शेयर करी गई है। जिस टाइम पर ट्रेन के एक्सीडेंट हो रहे हैं, मोदी जी अपनी एनिमेशन शेयर कर रहे हैं, योगा के बारे में बात कर रहे हैं। जब लोग हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो मोदी जी वंदे भारत को झंडी दिखाना शुरू कर देंगे। यही तो काम है मोदी जी का। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और ट्रेंडिंग न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं राहुल गांधी की तरफ से। यस, राहुल गांधी 2 जगहों से चुनाव लड़े थे, वायनाड से, रायबरेली से, और दोनों जगहों से चुनाव जीत गए थे। अब एक सीट उनको यहां पर छोड़नी थी, तो उन्होंने फैसला लिया है कि वायनाड की सीट वो छोड़ेंगे और वहां से प्रियंका गांधी अब चुनाव लड़ेंगी कुछ ही दिनों के अंदर। अब इसके बाद सबसे ज्यादा जो टेंशन है वो बढ़ चुकी है हमारी स्मृति चाची की। यस, क्योंकि स्मृति चाची ने ये कहा था कि मैं वायनाड से भी लड़के राहुल गांधी को हरा दूंगी। अब लोग ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी लड़ेंगी। क्या स्मृति ईरानी प्रियंका गांधी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेगी? मतलब सोचो कि स्मृति ईरानी दोबारा से यहां पर इलेक्शन लड़ी तो 1-2 महीने के अंदर ही 2-2 सीटों से हार जाएगी। भाई ऐसा लग रहा है रिकॉर्ड बना रही है चुनाव हारने का। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी देखो वायनाड को क्विट कर रहे हैं, फलाना है ढिमकाना है। ऐसा मोदी जी भी कर चुके हैं, अपने स्क्रीन पर देख लो। मोदी जी ने लास्ट ईयर जो चुनाव लड़े थे उसमें वडोदरा से भी चुनाव लड़ा था, वाराणसी से भी लड़ा था, और वाराणसी से जीतने के बाद वडोदरा वाली सीट उन्होंने छोड़ दी थी। अब चाहे यहां पर राहुल गांधी ने डिसीजन लिया हो, प्रियंका गांधी ने डिसीजन लिया हो, लेकिन छीछा लेदर यहां पर स्मृति ईरानी की होगी। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं बीजेपी आईटी सेल के बारे में। रिसेंटली बीजेपी आईटी सेल ने एक प्लान बनाया और ये सोचा कि ये जो गोदी यूट्यूबर्स हैं इनको यूज करके हम ध्रुव राठी, रवीश कुमार जैसे लोगों को चुप कर देंगे पूरी तरीके से। हुआ क्या, बाबा जी का ठुल्लू, इनकी अपनी रीच नहीं आ रही थी, ये ध्रुव राठी को कैसे रोकते? तो अब इन्होंने नया प्लान निकाल करके सामने रखा है। अब ये कह रहे हैं कि हम न्यू डिजिटल इंडिया बिल लेकर आने वाले हैं जिससे कि हम यूट्यूब के ऊपर लगाम लगा देंगे। ठीक है भाई, मोदी जी का तो काम ही है फ्रीडम को रोकना लोगों की। उसके बाद हालांकि वो अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते रहते हैं, ये अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि क्या गोदी मीडिया से मोर्चा नहीं संभाला जा रहा? ये YouTube को लगाम लगाने के लिए बिल क्यों लाया जा रहा है? और YouTube पे लगाम लगाने की बात से ये भी क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो इलेक्शंस गए हैं जहां पर मोदी जी का 240 पार हुआ है, वहां पर मोदी जी को YouTube की वजह से मुंह की खानी पड़ी है। इसलिए मोदी जी इस टाइम पर इस तरीके के बिलों के मंसूबे बना रहे हैं। मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी भी टाइम है। अभी भी अगर आप सुधर जाओगे और इस तरीके के काम नहीं करोगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में सही काम करने के बाद आपको यहां पर जनता थोड़ा बहुत पसंद करने लग जाए। लेकिन अभी भी अगर आप ऐसे काम करोगे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला मोदी जी ब्रो। अब जहां पर YouTube पे लगाम लगा के अपने ही देश के लोगों को दबाया जा रहा है, उनकी ही इनकम को रोकने की कोशिश करी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ से चाइना के लोगों को लाने की प्लानिंग चल रही है इंडिया में और उनको रोजगार अब दिया जाएगा। यस, इंडिया में स्किल इंडिया की बातें करी जा रही थी, इंडिया का बंदा इतना टैलेंटेड है, ये है वो है। अब ये कहा जा रहा है कि हम चाइना से जो स्किल्ड लेबर है उसको इंडिया में लेकर आएंगे। अपने स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे गवर्नमेंट इस चीज की प्लानिंग करेगी कि इस तरीके से इजी वीजा मिले स्किल्ड चाइनीज वर्कर्स को। और स्किल्ड चाइनीज वर्कर्स जब इंडिया में आएंगे तो इंडियंस की नौकरियों का और क्या होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं खुद यहाँ पे। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पर यह कि मोदी जी की जो अग्निवीर योजना थी वो मोदी जी हर सेक्टर में लेकर के आना चाहते हैं और एक साथ सबको बेरोजगार बनाना चाहते हैं। ये है मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। अब इसके साथ जाते जाते बात करना चाहूंगा एलियंस के बारे में। यस, हमारे नेता भी वैसे कोई एलियंस से बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक न्यूज सामने निकल कर आई जिससे ये पता चला कि हो सकता है एलियंस हमारे बीच में ही जी रहे हो और डिस्गाइज करके अपने आप को ह्यूमंस की तरह दिखा रहे हो। जी हाँ, हार्वर्ड की स्टडी है जिससे ये पता चला है। अब मुझे इस बात की टेंशन नहीं कि हमारे बीच में कहीं एलियंस घूम रहे हैं, मेरे को उससे कुछ नुकसान हो सकता है। मुझे इस बात की टेंशन है कि इस न्यूज को पढ़ के मेरी बीवी कितनी मजाक उड़ाने वाली है मेरी। क्योंकि लास्ट वीक क्या हुआ था
कि उसने मुझे बार बार 1 घंटे तक ये समझाया था कि एलियंस होते हैं और मैं 1 घंटे तक उसको देखकर बैठकर सिर्फ हंसता रहा था। अब वो मेरा क्या हल करेगी इस बात को सोच के मेरे को टेंशन हो रही है भाई। वैसे आपका क्या रिएक्शन है इस एलियन की खबर के ऊपर और हमारे देश के तमाम एलियन टाइप के नेताओं के ऊपर? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। अब तक आपको बात तो समझ में आ चुकी होगी, मोदी जी चाहे जिस भी रेस्टोरेंट में खाना खाएं और जो सा भी बिल लेकर आए, हम लोग इस तरीके से रुकने वाले नहीं हैं। जो लोग देश के लिए बात कर रहे हैं उनको रोक के मोदी जी आप कर भी क्या लोगे? और तो और अब पता ये चला है कि स्पीकर की मांग यहां पर कर रहे हैं विपक्ष के लोग, मतलब स्पीकर का बंदा उनका अपना होना चाहिए या अगर नहीं होता तो डिप्टी स्पीकर उनका अपना होना चाहिए। तो ऐसे में बिल्स पास कराने मोदी जी इतने इजीली नहीं होने वाले हैं, प्लीज। इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष की बात करी जा रही है वहां पर भी राहुल गांधी को बिठाया जा सकता है और अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन होता है या फिर सीबीआई चीफ का जो सिलेक्शन होता है उसमें यहां पर राहुल गांधी की भी से होगी। उस कमेटी के अंदर राहुल गांधी भी बैठेंगे और मोदी और राहुल गांधी का मत यहां पर डलेगा। अब ऐसे में मोदी जी का ये बेकार के बिल्स को लेकर के आना और ये सोचना कि वो पहले की तरह इन बिल्स को पास करा लेंगे, मुझे लगता है थोड़ा सा फनी जोक है। खैर ये तो मेरा सोचना है, अब आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को निकाल डालो। और हाँ, स्कैम से बचो आदिवासी हेयर ऑयल के नाम पे, और अगर जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर दे रखा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि लेट डिलीवरी हो रही है या फिर वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही है, तो यार धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आदिवासी लोग हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं। कोई ये बहुत बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स नहीं है, अडानी अंबानी टाइप के लोग नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम लोगों ने इनका साथ दिया तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये भी अडानी अंबानी के लेवल पे जरूर पहुंचेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।